उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। पीर कामिल उमैरा अहमद की पेशकश। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, बॉल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए खतरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरी ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अगबी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अगबी हिस्से में आकर बैठ गई थी। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरी ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो, इमामा ने फौरन हार मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बुड़बुड़ाई। एक ख्वाहिश तो यह है मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए ना इंसान को। इस दुनिया में इतना सब कुछ करना चाहती हूँ, अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की तो सारी ख्वाहिशात ही अधूरी रह जाएंगी, उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरी ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए ना, तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो, उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरी ने कहा। आखिर ये मैरिड और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पे हर सूरत में आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी ना, तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने खते अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पे रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाती, तो फिर तुम क्या करोगी, कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरी बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले ही तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी? तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तबाही मौत मरोगी? जवेरी ने बड़ी ही दिलचस्पी से पूछा। तबाही मौत ही मरूंगी, खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तबाही मौत आ ना सकी तो? मेरा मतलब है कि जल्दी ना आई तो फिर तो तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं ना बनी ना डॉक्टर तो फिर मैं मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन के साथ बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो, मैं कभी यकीन कर ही नहीं सकती कि कभी तुम इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो के मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकी। लुक फनी, जवेरी ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूं? बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा।
जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया प्लीज, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीजों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उस हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मुइज हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मुइज की टांग पर दे मारा। मुइज के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे उस रैकेट से ही पीट रहा था जो मुइज कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मुइज और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार थे। इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ जबानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिग्गी से उस वक्त अपना बैग खींचकर निकाला जब मुइज अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुइज के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मुइज बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुइज के चिल्लाने पर उसने पलटकर उसको देखा और लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मुइज के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मुइज एक बार फिर दहाड़ा। उसने बैग कंधे से उतार के नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ दोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मुइज अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मुइज का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मुइज का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतजार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुइज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने भी पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली थी। उसने मुइज की टांग खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मुइज ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा और उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ, मुइज ने उसे गालियां देते हुए कहा। लॉन्च के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश करी, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बरफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुइज के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने यके बाद दिगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दी। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई को मारते हुए? उसकी नजर अब उसके हाथ में पकड़े रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी डिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पे पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुइज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मुझसे कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मजा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी टूटी नहीं। मुझको इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मुझ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था।
मिसेस समांथा रिचर्ड्स ने दूसरी बार ड्रॉ में खिड़की के साथ पहली कुर्सी में बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो उस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन फवक्तन वो बाहर से नजरें हटाता, एक नजर मिसेस समांथा को देखता, उसके बाद फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और वो जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सिफारत खाने से मुंसलिक स्कूल में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर मिसेस मैरिन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तिदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निजाम खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने उस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नजर उस लड़के पर मशगूल रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में यकदम खामोशी छा गई। उस लड़की ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस समांथा रिचर्ड्स से उसकी नजरें मिली। मिसेस समांथा मुस्कुराई और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नजरें उस लड़के पर रखी जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। उसके बाद मिसेस समांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट पर मरकूज कर ली। उनका ख्याल था कि वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा, मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जो देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ उस लड़की ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा मुस्कुराई नहीं, बल्कि खदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी नमूदार हुई और वो कुछ देर झुंझलाते हुए खामोश हुई और उनके खामोश होते ही उस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार उस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थी। एक नजर मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका अंदाज इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसेस समांथा रिचर्ड्स का चेहरा सुर्ख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, यक लफ्जी जवाब आया। वो अब चुपती हुई नजरों से उसे देख रही थी। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि समांथा रिचर्ड्स ने यकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। यके बाद दीगरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट को आपस में नजरों का तबादला करते देखा। वो लड़का अब सर्द नजरों के साथ समांथा रिचर्ड्स को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद उसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में समांथा रिचर्ड ने उछाला था और समांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस रिचर्ड ने उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाई जाने वाली इस लेबल्ड डायग्राम को देख रही थी, जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे और वो उनकी डायग्राम से ज्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज आई। कौन है? इमामा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पुश्त किए अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पे बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। वो उससे नजर चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं, रो नहीं रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा है। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की।
کہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بخار تو نہیں ہے، پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی۔ میں لے چکی ہوں۔ اچھا تم سو جاؤ، میں باتیں کرنے آیا تھا، مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے؟ وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو واٹ؟ اس لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو واٹ؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بےہودہ شو کے سامنے، طیبہ نے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں بھی ناگواری آ گئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کے پڑھو، طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈنٹ کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ ایک بہت ہی مانوس سین تھا۔ پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹھہری۔ 25 اسٹوڈنٹ میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پہ مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ انہوں اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے MCQs پر مبنی آبجیکٹو پیپر تھمایا۔ 30 منٹ کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کی طرف جا رہا تھا۔ فلومینا فرانس کے لیے یہ بھی نیا سین نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہی کچھ دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں حل کیا جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کے ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اسے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپرز لے جا کر اپنی کرسی کے ہتھے پر رکھ کر بازو سینے پہ لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پہ پیپر کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ تسلیم کرتی تھی کہ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کراتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ 150 سال کی عمر میں یہ پیپر تم 10 منٹ میں کرو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومینا فرانس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک سرسری سی نظر میں ہی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر گوائے گا۔ 0۔ سلمہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے ماما؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں۔ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھی، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اسی کے لیے خریدا ہے۔ کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دو، یہ پیکٹ میں وسیم کو دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمہ کو لگا جیسے وہ یکدم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی کہ کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے ماما کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو۔ وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھی اور ہاشم ان سے زیادہ۔
मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे, खास तौर पर अजद से उसकी निस्बत तय करके। वो जानती थी इमामा अजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, अजद को तो कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफी थी, मगर बाज दफा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसे नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा खुद को तसल्ली दे लेती। वो इनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटी की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है। उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए इमामा से नजरें हटाई। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नजरें उसी पर मशगूल रहती। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम इसके जिम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया, जिसके पीछे वो लॉन्च में आई थी। बुड़बुड़ाते हुए वो लॉन्च से निकल गईं। ये न्यू ईयर की नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटे से अपने अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। इनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे, जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पौश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहां वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाजें कसते रहते थे। अपनी बाइक्स पर सवार अब मुख्तलिफ जगहों पर चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे, जिन्हें वो वक्तन फवक्तन चला रहे थे। 11:15 पर वो जिम खाने के बाहर मौजूद थे, जहां पार्किंग लाइट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियां उन्हीं लोगों की थीं जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। उन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे, क्योंकि उनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाना के मेंबर थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:25 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जानी थी और इसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी और उसके बाद तकरीबन तमाम रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती, जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिम खाना की इंतजामिया खास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहां एक तूफानी बदतमीजी का आगाज हो जाना था और वहां मौजूद लोग इसी तूफानी बदतमीजी के लिए वहां आए थे। 15 साल वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद इस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में उसकी महारत काबिल दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गईं और ठीक 12 बजे लाइट्स एकदम दोबारा ऑन कर दी गईं। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाजें अब शोर और खुशी के क़हक़हों और चीखों में बदल गई थीं। चंद सेकंड पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अब अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया, जहाँ बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बियर के केन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ केन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पे खड़ी एक गाड़ी के विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा केन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था, मगर वक्तन फवक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था, जहां कामरान अपनी जद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आधा घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज पर रख दी, फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाही रोकी। दोनों टांगे सामने पड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा, जहां कामरान तमाम चांसेस जाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया।
ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूँ मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड में ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नजर जमाना मुश्किल हो गया था, जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी वो जान गया था। रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था और वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है, सालार ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फैलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होठ बीचे 7 हिंसों पर मबनी इस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के एक कोने में जगमगा रहा था। कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। अजरत को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो तो नहीं थी जितनी वो उसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के ही लफ्ज बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। इन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी 23 साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को इससे बात करके खुशी महसूस होती थी। वो बला की हाथ से जवाब थी, मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम तब्दील हो गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज़ दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए हद मोहतात रहती है। कभी वो उलझी हुई सी महसूस होती और कभी उसके लहजे में अजीब सी सर्दमहरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उसे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। इस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं ख्वामोख्वाही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊँ या ना आऊँ, असजद ने एक गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके बिलमुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नजरों से उसे देखा मगर वो खामोश रही। तो उसने लफ्जों में कुछ रद्दोबदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा? क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने उसकी बात काटकर कहा। उसका लहजा अब भी इतना ही ठंडा और चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं वाकई गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से। तुम मेरी किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं आपकी हर बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए कुछ मजीद खफा महसूस हुई। मैंने ये कब कहा है कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज़ दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तखरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका हाल क्या पूछूं? जाहिर है कि आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, तो उसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने बिस्तर में पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है मामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज़ पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और ही बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड,
बेरिशिया बुलिश इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रेबिट दी, इसका लहजा अब भी उतना ही सर्द था। ये आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासर करते हैं, बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफी की कौन सी नई मंजिल तय करेंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। Like, comment, share, press the bell icon